भारत में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, बहुत लोग संक्रमित हो चुके हैं, लगभग सभी के आसपास संक्रमण पहुंच चुका है। हमारे मन में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति बहुत सारा आक्रोश है और होना भी चाहिए। देश के आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा हो तो बिल्कुल आक्रोश होना चाहिए। पर सरकार चुनता कौन है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ अधिकारियों का अमानवीय व्यवहार दिखता है जनता के साथ, वहीं कुछ अधिकारियों का ऐसा व्यवहार भी दिखता है जिससे जनता का सिस्टम पे विश्वास बढ़ता है। मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थनगर प्रशासन की। ये डॉक्टर का है, मैडम का भी मैडम कुछ बताया डॉक्टर क्या कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ये वापस से लग जाते हैं जनता की भलाई करने। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी श्री दीपक सिंह की। प्रशासन की टीम वर्किंग में बात कर रहा हूँ मुख्य विकास अधिकारी श्री पुलकित सिंह की। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थनगर प्रशासन के मौजूद हर उस आदमी की जिसने इस कोरोना काल में अपने देश सेवा में वीकेंड डिग्निटी के इस शो में मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूँ प्रशिक्षु जिलाधिकारी श्री ओजस्वी राज, IAS बैच 2020। मेरा नाम ओजस्वी राज है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ और अभी सिद्धार्थनगर जनपद में पोस्टेड हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए। मैं कवर अप बताएंगे अच्छा पक्का मतलब ये क्लास सर, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी कर लो तो जीवन भर का आराम हो जाता है और आप तो IAS है। बस यार देख तो रही हो, हालत ख़राब हो जाती है। टाइम भी तो ब्रेक रहे। मैं जनपद हरिद्वार में तहसील है रुड़की तहसील, उसका रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ उत्तराखंड में। और मेरी शिक्षा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने पहले B.Tech किया है और उसके बाद मैंने कानून की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। उसके बाद मैं 2 साल 8 महीना के लगभग भारतीय संसद में विधा अधिकारी के रूप में कार्यरत था। कोरोना काल की वजह से आप लोगों के प्रशिक्षण पे कितना ज़्यादा असर पड़ा है? देखिए 2019 और 2020 बैच दोनों का जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहा वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रहा। हम लोगों का स्टार्टिंग फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से, जो हम अक्टूबर में गए थे लास्ट ईयर, वहाँ से लेके आज तक एक डिफरेंट थोड़ा सा अनकन्वेंशनल ट्रेनिंग रहा। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का बताऊँ तो हमें स्टार्टिंग में आते ही इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में नियुक्त किया गया, जहाँ पे हमें पूरी फंक्शनिंग सीखनी थी। और चूंकि ये चैलेंजिंग टाइम है, क्राइसिस का टाइम है, तो इस वजह से हम लोगों से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी उस हिसाब से, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर। और ट्रेनिंग का टाइम कम था, रिजल्ट्स परफॉर्म करने का टाइम ज़्यादा था हम लोगों के लिए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग और अनकन्वेंशनल रहा। कंट्रोल रूम देख रहे हैं आप, प्रतिदिन कितने कॉल्स को मैनेज करना पड़ता है और कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल रूम मैनेज करना, और कंट्रोल रूम से क्या क्या मैनेजमेंट आप देखते हैं? देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि कंट्रोल इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जो है हमारा, वो हार्ट एंड सोल ऑफ कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि यहाँ पर आपका पूरे ब्लॉक्स का कंट्रोल रूम का एक सुचारू रूप से एक कंट्रोल रहता है। ब्लॉक्स को आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारा हेल्थ का स्टाफ रहता है, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिले के उसका डिपार्टमेंट का वो रहता है, पर्सनल्स रहते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रशासनिक स्टाफ रहता है जो कि ऊपर से मॉनिटर करता है, और इसी के माध्यम से हम डेटा जनरेट और डेटा एनालिसिस करके अपनी नेक्स्ट डेली स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि किस एरियाज में हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो सिद्धार्थनगर में है इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर,
वो हमने पूरा डिजिटाइज कर दिया है। हम लोग आज की डेट में पेपरलेस हो गए हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, और जो कि बचा हुआ है उसको भी हम डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सारा एसेंशियल सप्लाईज का, हमारी सारी आरआरटी बुकिंग्स, हमारी सारी टेस्टिंग और उसकी रिक्वेस्ट्स जो है सब ऑनलाइन हो रही हैं। हम गूगल शीट्स, लाइव शीट्स के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो ब्लॉक्स के हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और उससे ही हमारा मैनेजमेंट जो है काफ़ी बेहतर हो रहा है। चैलेंजेस थे हम लोग के स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको आपको एक इंस्टीट्यूशन जब आप क्रिएट करते हैं तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, पर चूंकि हमने बहुत सुचारू रूप से अपने ICC ICCC में जो है 75 पर्सनल्स हमने डिप्लॉय किए हैं, हेल्थ और एजुकेशन स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ मिला के, और उसके अलावा में 7 टेलीफोन लाइंस हमने ले रखी हैं। हमारे पास, अगर मैं आपको कॉल की संख्या के बारे में अगर मैं आपको अवगत कराऊं, तो हमारे पास हमारे कंट्रोल रूम से जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं या सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं, लक्षणात्मक पेशेंट्स जो हैं, उनके पास जो हमारे L2 फैसिलिटी में, हॉस्पिटल्स में जो L1 फैसिलिटी में जो भी मरीज भर्ती हैं इस वक्त, उनके पास डेली कॉल आता है, और उसकी संख्या मैं आपसे साझा करूं तो 2000 से 2500 कॉल्स हम प्रतिदिन कर रहे हैं। और रहा सवाल हमारे पास कितनी कॉल्स आ रही हैं, तो टेली कंसल्टेशन के लिए हमने 10 डॉक्टर्स को नियुक्त किया है, और 25 प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसके साथ हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम अराउंड 200 से 300 कॉल्स डेली रिसीव कर रहे हैं, उनका टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं, किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस बुकिंग होती है, ये सब चीज़ें एकीकृत रूप से ICCC के माध्यम से ही किया जाता है। और उसी वजह से हम लोग काफ़ी जनपदों के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में काफ़ी हमारी स्थिति बेटर है। सर, जिलाधिकारी जो होता है जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, तो वो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जाता है तो मोस्टली देखा जाता है वहाँ एक घबराहट सी मच जाती है, लोग घबरा जाते हैं कि जिलाधिकारी साहब आ गए, लोग अपने काम सही से करने लगते हैं कि पता नहीं कब किसको जिलाधिकारी साहब किससे क्या पूछ लें। तो आप प्रशिक्षु IAS हैं, और आप कंट्रोल रूम में जब बैठे होते हैं और वहाँ पे ये खबर आती है कि अरे DM साहब आ रहे हैं, 5 मिनट में DM साहब आ रहे हैं, तो मन में एक घबराहट होती है। तो कोई समस्या है तो आपके यहाँ पे SO साहब है, SDM साहब है, CO साहब है, उनको फोन करिए, उनको बताइए समस्या।